आज हमारे पास शाहिद के भेजे हुए कुछ नोट्स हैं और ये एक बहुत बड़े सवाल को सुलझाने की कोशिश करते हैं। क्या सवाल है? सवाल ये है कि क्या कुरान के 1400 साल पुराने सिद्धांतों से आज के भारत में एक मिडिल क्लास परिवार की सेहत सुधर सकती है? और सिर्फ सेहत नहीं, बल्कि डायबिटीज और पीसीओडी जैसी बड़ी समस्याओं का हल निकल सकता है। अच्छा, ये तो बहुत ही गहरा विषय है। और वो भी सिर्फ लगभग 12,000 रुपए के महीने के बजट में। ये एक बहुत बड़ा दावा है। तो चलिए इन नोट्स की जरा गहन पड़ताल करते हैं। बिल्कुल। और ये सवाल दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ खाने पीने की लिस्ट के बारे में नहीं है। सही। ये एक पूरी जीवन शैली को एक अलग नजरिए से देखने की बात है। शाहिद के नोट्स का सार यही लगता है कि कुरान में सेहत का जो नक्शा दिया है वो आज भी उतना ही कारगर है। शायद आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में और भी ज्यादा। हाँ, शायद और भी ज्यादा। करते हैं, इन नोट्स की जो नींव है वो कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर टिकी है। हलाल और तैयब। अब हलाल तो ज्यादातर लोग समझते हैं, मतलब जो जायज है, लेकिन ये तैयब क्या है? क्या ये सिर्फ शुद्ध या जिसे आजकल कहते हैं ऑर्गेनिक का दूसरा नाम है? ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। देखिए, ऑर्गेनिक तो एक सर्टिफिकेशन है। हाँ, एक लेबल है। पर तैयब एक इरादा है। नोट्स के मुताबिक तैयब का मतलब है वो खाना जो अपनी असली प्राकृतिक अवस्था के सबसे करीब हो। अच्छा। तो एक पैकेट बंद ऑर्गेनिक जूस तैयब नहीं है, लेकिन बाजार का एक ताजा सेब वो तैयब है। मतलब ये हमें अल्ट्रा प्रोसेस्ड चीजों से दूर ले जाता है। बिल्कुल, उन चीजों की तरफ जो सीधे जमीन से, प्रकृति से आती हैं। समझ गया। मतलब सिर्फ लेबल पर ध्यान ना दें, बल्कि भोजन के असली स्वरूप को देखें। और इसी के साथ एक और जरूरी नियम का जिक्र है, इसराफ से बचना। यानी बर्बादी न करना। हाँ, बर्बादी ना करना। कुरान में भी कहा गया है, खाओ और पियो, लेकिन हद से ज्यादा मत करो। और ये हद से ज्यादा का मतलब सिर्फ प्लेट में खाना छोड़ना नहीं है, ये बहुत जरूरी है समझना। तो फिर क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है जरूरत से ज्यादा खरीदना, जरूरत से ज्यादा पकाना और जरूरत से ज्यादा खाना भी। अरे वाह! ये सिद्धांत हमें मतलब सोच समझकर चीजें इस्तेमाल करने की सीख देता है। ये 3 स्तंभ हैं, हलाल, तैयब और इसराफ से बचाओ। ये इस पूरी भोजन योजना की नींव है। ये सिर्फ क्या खाएं नहीं, बल्कि कैसे और क्यों खाएं इस पर भी जोर देता है। सही पकड़े। ये एक जरूरी बात है, क्योंकि अक्सर हम सिर्फ खाने की चीजों पर ध्यान देते हैं, लेकिन ये नोट्स कह रहे हैं कि आपका इरादा और तरीका भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। खैर, नींव तो ठीक है, लेकिन कोई भी परिवार सबसे पहले ये पूछेगा कि भाई जेब पे कितना भारी पड़ेगा। क्या नोट्स इस व्यवहारिक सवाल का जवाब देते हैं? बिल्कुल। और यहीं इस योजना की खूबी सामने आती है। नोट्स में 5 लोगों के परिवार के लिए। 5 लोगों के लिए? हाँ, महीने का बजट है 12,070 रुपए। 12,070 रुपए? मतलब हर व्यक्ति पर करीब 80 रुपए रोज का खर्च? हाँ, लगभग उतना ही। 12,000 में 5 लोगों का पौष्टिक खाना, ये सुनने में खासकर शहरों में थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन जब आप इसका ब्रेकडाउन देखते हैं तो समझ आता है। कैसे? सबसे बड़ा हिस्सा करीब 3,320 रुपए प्रोटीन पर है। प्रोटीन पर? हाँ, जिसमें दालें, छोले, अंडे और हफ्ते में 2-3 बार हलाल चिकन या मछली शामिल है। ये तो आम भारतीय बजट से काफी अलग है। हम तो आमतौर पर अनाज पर, मतलब आटा चावल पर सबसे ज्यादा खर्च करते हैं। बिल्कुल, और यही तो मानसिकता का बदलाव है। ये नोट्स कह रहे हैं कि अपनी प्राथमिकता बदलो। बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी प्रोटीन पर ज्यादा खर्च करो और सिर्फ पेट भरने वाली चीजों, मतलब रिफाइंड अनाज पर कम। अच्छा, और बाकी चीजें? जैसे सरसों और जैतून का तेल और घी, उन पर 2,850 और सबसे आखिर में अनाज पर 2,100 रुपए। और अनाज में भी सिर्फ गेहूं चावल नहीं? नहीं, ज्वार, बाजरा, रागी जैसे पारंपरिक अनाज जो ज्यादा पौष्टिक होते हैं। शाहिद के नोट्स में उन लोगों के लिए भी एक विकल्प है जिनका बजट और भी कम है शायद। हाँ, एक अल्ट्रा टाइट बजट का भी जिक्र है जो करीब 9,000 रुपए प्रति माह का है। अच्छा। उसमें बस मांस का सेवन हफ्ते में 1 बार तक सीमित करना है और दालों और बाजरे का इस्तेमाल बढ़ाना है। तो ये योजना काफी लचीली है। अच्छा, नोट्स का अगला हिस्सा पढ़कर मैं सच में रुक गया। कौन सा? हम सब ये ईट लोकल, ईट सीजनल की बात करते हैं ना, इसे एक मॉडर्न ट्रेंड समझते हैं। हाँ, इंस्टाग्राम वाला ट्रेंड। बिल्कुल। लेकिन शाहिद के नोट्स कुरान की एक आयत का हवाला देते हैं जिसमें कहा गया है, फलों को खाओ जब वे पक जाएं। और अचानक ये कोई नया चलन नहीं, बल्कि एक 1400 साल पुराना निर्देश लगने लगता है। ये कमाल का नजरिया है ना।
ये प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने का एक बहुत गहरा सिद्धांत है। और सस्ता भी तो पड़ता है। बिल्कुल। जब हम मौसम के फल खाते हैं तो वो सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं, पौष्टिक होते हैं और हाँ, सस्ते भी होते हैं। नोट्स में इसे भारत के मौसम के हिसाब से समझाया गया है। बहुत अच्छे से। जैसे गर्मियों में जब शरीर को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो तरबूज, खरबूजा। हाँ, तरबूज, खरबूजा, पपीता ये प्राकृतिक हाइड्रेशन का काम करते हैं। और मानसून के लिए सेब, नाशपाती, अनार, ये तो हम सुनते आए हैं। लेकिन नोट्स इसे कुरानी नजरिए से कैसे जोड़ते हैं? ये दिलचस्प है। नोट्स का तर्क है कि मानसून में हमारा पाचन तंत्र, जिसे आयुर्वेद में जठराग्नि कहते हैं, वो स्वाभाविक रूप से थोड़ा कमजोर होता है। तो इस मौसम में सेब और अनार जैसे फल न केवल इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, बल्कि ये पचने में भी हल्के होते हैं। मतलब ये सिर्फ विटामिन की बात नहीं है। नहीं, ये प्रकृति के साथ शरीर के तालमेल की बात है, जो मीज़ान के सिद्धांत से सीधे जुड़ता है। और सर्दियों में जब शरीर को ऊर्जा की जरूरत होती है, तब संतरा, अमरूद और खासकर खजूर पर जोर दिया गया है। मुझे ये बात भी बहुत अच्छी लगी कि फलों के सेवन का एक क्रम बताया गया है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है खजूर को, जिसका जिक्र कुरान में कई बार आया है, 20 से भी ज्यादा बार। ये सिर्फ एक फल नहीं, एक सुन्नत भी है और पोषक तत्वों का खजाना भी। और उसके बाद आते हैं स्थानीय और मौसमी फल जो ताजे होते हैं, और सबसे आखिर में आते हैं आयातित या कोल्ड स्टोरेज वाले फल, जिन्हें कम से कम खाने की सलाह है। बिल्कुल। और यही सही चीज चुनने का सिद्धांत शाहिद की सबसे बड़ी चिंता पर भी लागू होता होगा, डायबिटीज और पीसीओडी। हाँ, अब हम उस पर आते हैं। नोट्स के मुताबिक ये दोनों बीमारियां आधुनिक जीवन शैली में संतुलन बिगड़ने का नतीजा है। ज्यादा चीनी, ज्यादा रिफाइंड अनाज और हार्मोनल गड़बड़ी। और कुरान का समाधान एक बहुत गहरे शब्द में छिपा है, मीज़ान। मीज़ान, ये शब्द पहले भी आया था। हाँ, और ये इस पूरी सोच का केंद्र है। कुरान में जिक्र है, और उसने आसमान को ऊंचा किया और संतुलन स्थापित किया, ताकि तुम संतुलन में हद से न बढ़ो। मतलब इसे भोजन पर लागू करने का मतलब है संयम। संयम, प्राकृतिक भोजन और सही समय पर भोजन। ये सिर्फ कैलोरीज गिनना नहीं है, बल्कि शरीर के अंदरूनी संतुलन को फिर से ठीक करना है। तो डायबिटीज और पीसीओडी के लिए इस संतुलन को कैसे साधा जाए, खासकर फलों को लेकर, क्योंकि उनमें भी तो चीनी होती है? इसके लिए नोट्स में बहुत ही व्यवहारिक लिस्ट दी गई है। कुछ फल सुरक्षित माने गए हैं क्योंकि उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। जैसे अमरूद, एक छोटा सेब, नाशपाती या फिर आधा कप अनार या पपीता। ये खून में शुगर को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। और कुछ फलों पर लगाम लगाने की बात कही गई। हाँ, जैसे केला तो आधा ही, और वो भी रोज नहीं। और आम के शौकीनों के लिए शायद थोड़ी बुरी खबर है। क्या? हफ्ते में एक बार बस 2-3 टुकड़े बस। और चीकू और फलों के जूस से तो पूरी तरह बचने की सलाह है। फलों के जूस से बचना, ये तो कई लोगों के लिए मुश्किल होगा। सही बात है। हम तो सोचते हैं कि एक ग्लास जूस पीना बहुत सेहतमंद है। लेकिन नोट्स का तर्क है कि ये बिना फाइबर के शुगर का एक सीधा हिट है, जो शरीर के संतुलन यानी मीज़ान को बिगाड़ देता है। मतलब शुगर बहुत तेजी से बढ़ती है। बहुत तेजी से, जो डायबिटीज और पीसीओडी दोनों के लिए नुकसानदायक है। और खजूर, जिसे इतनी प्राथमिकता दी गई है, उससे भी इन स्थितियों में सावधानी से खाने का नियम है। हाँ, बहुत सावधानी से, दिन में सिर्फ 1 या ज्यादा से ज्यादा 2। अच्छा, और सबसे जरूरी बात, इसे हमेशा मेवों के साथ, जैसे बादाम या अखरोट, या फिर भोजन के बाद खाएं, कभी खाली पेट नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि मेवों का फैट और प्रोटीन शुगर को धीरे धीरे रिलीज होने में मदद करता है। ये मीज़ान का एक बेहतरीन उदाहरण है। आप एक पौष्टिक चीज खा रहे हैं, लेकिन सही तरीके और सही मात्रा में। खाने का समय भी एक जरूरी पहलू बताया गया है। हाँ, फलों के लिए सबसे अच्छा समय सुबह 8 से 11 बजे के बीच है। भारी खाने के साथ या रात में फल खाने से मना किया गया है। और एक और कमाल की बात है, आप फलों को किसके साथ खा रहे हैं ये भी मायने रखता है। बिल्कुल, ये संतुलन के सिद्धांत को और भी स्पष्ट करता है। फलों को बाजरा या दाल जैसे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के साथ खाना ठीक है, क्योंकि फाइबर शुगर को नियंत्रित करता है। सही। लेकिन सफेद चावल जैसे रिफाइंड अनाज के साथ फल खाने से शुगर तेजी से बढ़ सकती है। तो ये दिखाता है कि सिर्फ क्या खा रहे हैं ये जरूरी नहीं, बल्कि किसके साथ खा रहे हैं यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो शायद के नोट्स की पड़ताल करने के बाद जो बात सबसे साफ होकर निकलती है वो ये है कि ये सिर्फ एक डाइट चार्ट नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जिंदगी जीने का एक तरीका है, हलाल और तैयब खाने से लेकर इसराफ से बचने तक और शरीर में मीज़ान को वापस पाने तक। बिल्कुल। और कुछ छोटी छोटी आदतें भी हैं जिन पर जोर दिया गया है, जैसे खाने से पहले और बाद में ईश्वर का आभार व्यक्त करना। जिसे आजकल माइंडफुल ईटिंग कहते हैं। हाँ, वही। या मांस का सेवन हफ्ते में 2-3 बार तक सीमित रखना। और सबसे बढ़कर सेहत को अल्लाह की दी हुई एक अमानत समझना। जब हम इसे एक जिम्मेदारी के तौर पर देखते हैं तो हमारा नजरिया ही बदल जाता है। और क्या इन बदलावों के कोई नतीजे भी दिखते हैं? नोट्स में इसका कोई जिक्र है? हाँ, शाहिद के नोट्स में ये भी लिखा है कि इस जीवन शैली को 4 से 8 हफ्ते तक अपनाने पर कुछ सकारात्मक बदलाव दिखने लगते हैं। जैसे मीठा खाने की इच्छा कम होना, पीसीओडी में साइकिल का नियमित होना और फास्टिंग ग्लूकोज लेवल का स्थिर होना। अरे वाह! ये दिखाता है कि जब हम अपने अंदर बदलाव लाते हैं तो नतीजे भी दिखते हैं। जैसा कि कुरान में भी कहा गया है, बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक वे खुद अपने आप को न बदल डालें। ये सिद्धांत तो सीधे तौर पर स्वास्थ्य पर लागू होता है। अगर इन सभी नोट्स को एक लाइन में समेटना हो तो वो क्या होगी? अगर इन सभी नोट्स को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है, ये योजना शरीर को एक बगीचे की तरह देखती है। बगीचे की तरह? हाँ, जिसे सही मौसम में, सही मात्रा में और सही चीजों से सींचना पड़ता है। डायबिटीज या पीसीओडी जैसी बीमारियां इस बगीचे में खरपतवार की तरह हैं, जो तब उगती हैं जब संतुलन बिगड़ जाता है। कुरान का नजरिया सिर्फ खरपतवार उखाड़ना नहीं, बल्कि मिट्टी को ही इतना उपजाऊ बना देना है कि खरपतवार की गुंजाइश ही ना रहे। वाह, ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार। नोट्स में एक सुनहरा नियम लिखा है। क्या है वो? कोई भी भोजन दवा नहीं बन सकता अगर उसे अधिक मात्रा में खाया जाए। ये हमें इस पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि संयम सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता के बीच का पुल है। क्या हमारा हर निवाला इस संतुलन को बना रहा है या बिगाड़ रहा है?